हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं पॉलिटी के लेक्चर। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं सेंटर स्टेट रिलेशन और साथ ही फाइनेंस कमीशन। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इमरजेंसी आपात उपबंध से और इसके साथ ही स्पेशल प्रोविजंस, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस स्टेटस दिया गया है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, आपात उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात से संबंधित उपबंध निहित हैं। तो यानी पार्ट 18 हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 18 ये आपातकालीन उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है उस टाइम पे जो सेंटर होता है वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है और सेंटर के ही जो रूल्स होते हैं वो स्टेट्स के ऊपर लागू कर दिए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर या फिर पूरे भारत के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान में 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला है युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण, वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, वॉर है, बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल एग्रेशन है और आर्म्ड रिबेलियन सशस्त्र विद्रोह है। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स याद कर लीजिए क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही कुछ वर्ड, इसमें से कुछ वर्ड हटाए गए हैं और कुछ वर्ड ऐड किए गए हैं संशोधन के द्वारा, वो अभी हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। दूसरा जो रीज़न है वो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहा जाता है। इसके कारण भी इमरजेंसी की सिचुएशन लगाई जाती है। और थर्ड रीज़न है वित्तीय आपातकाल, जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो वो पूरे इंडिया के ऊपर इमरजेंसी होती है और सभी जो स्टेट्स हैं वो सेंट्रल के अधीन हो जाते हैं। आर्टिकल 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आर्टिकल 352 डील करता है नेशनल इमरजेंसी के साथ। ठीक है, आर्टिकल 350 डील करता है नेशनल इमरजेंसी के साथ। 3 रीज़न हो सकते हैं, 3 में से कोई भी एक रीज़न हो सकता है, या फिर युद्ध की स्थिति हो, या फिर बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। इसके साथ ही आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा यूनियन गवर्नमेंट का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही करेगा। ठीक है, तो अगर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रिटर्न में लिख के दिया जाता है प्रेसिडेंट को ऐसी स्थिति है और इस तरह की सिचुएशन में हमें इमरजेंसी की सिचुएशन लग रही है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से, ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी के साथ 1 महीने के भीतर होना चाहिए। मतलब दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए और नेशनल इमरजेंसी पे बेस्ड जो रिजोल्यूशन है उसको 1 मंथ का टाइम दिया जाता है और उसके बाद फिर इमरजेंसी लगाई जाती है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद जो पहली बैठक होती है इससे 30 दिनों तक जारी रहेगी, यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। ठीक है, तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जब लोकसभा जो है वो सदन जो है उसका विघटन में है, डिसॉल्यूट हो चुका है। उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में राज्यसभा द्वारा तो पास कर दिया जाएगा और जब भी पहली बैठक होगी लोकसभा की उसके 30 दिनों तक जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के पश्चात आपातकाल यदि बीच में वापस नहीं लिया गया है तो 6 माह तक जारी रहेगा और प्रत्येक 6 माह से संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे जारी रखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर इन केस नेशनल इमरजेंसी ख़त्म नहीं हुई है तो उसके लिए दोनों सदनों के एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और इसको 6 मंथ तक जारी किया जा सकता है या फिर 6 मंथ के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड संसद के पास भी पावर है, राष्ट्रपति के पास भी पावर है। संसद के पास पावर है कि 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास करना रहता है और साथ ही 6 मंथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 352 के तहत आपात की उद्घोषणा किसी भी समय लोकसभा द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी को वापस लेना है तो इसके लिए भी एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है और इस बार स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं रहती है, सामान्य बहुमत की ज़रूरत होती है, यानी कि 1/2 मेजॉरिटी से राष्ट्रपति
जो है उसके पास ये रेजोल्यूशन जाता है और आपातकाल की जो स्थिति है उसको वापस ले लिया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे आर्टिकल 249, आर्टिकल 250 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि यूनियन के पास पावर होती है स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉज बनाने के लिए। आर्टिकल 353 के अनुसार आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी भी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक है कि वह राज्य अपने कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो यूनियन एज अ एग्जीक्यूटिव मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी एक्ट करती है और वो एक तरह से डायरेक्ट करती है, निर्देश देती है स्टेट्स को कि किस तरह से लॉज बनाए जाने चाहिए। ठीक है, सो ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं कि यूनियन जो है वो काफ़ी पावरफुल हो गई है। इसके साथ ही जो भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, अगर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाते हैं तो वो आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक वैलिड रहते हैं, 6 माह तक ही प्रभावी रहते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस की पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पे बेस्ड भी ऑर्डिनेंस जारी किए जा सकते हैं अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है और जो संसद है वो सत्र में नहीं है। आर्टिकल 354 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्वों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। ठीक है, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्सेस का उसमें थोड़ा सा चेंजेस ला सकता है राष्ट्रपति, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन होती है नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन जिसमें जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो इस टाइम पे प्रेसिडेंट जो है वो इसको कंट्रोल करता है। आर्टिकल 83 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यूजुअली तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, बट अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है और ऐसा लगता है कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे जो इलेक्शन है, जो फ्रेश इलेक्शन है वो तुरंत से नहीं कराया जा सकता है, तो उस टाइम पे जो करंट लोकसभा है उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बट अगर इमरजेंसी जो है वो समाप्त हो गई है तो आपातकाल की समाप्ति के बाद यह विस्तार जो है वो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इमरजेंसी बीच में समाप्त हो जाती है तो बस 6 मंथ्स तक ही एक्सटेंड किया जा सकता है लोकसभा का जो सेशन होगा, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 172 के अनुसार संसद आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्लॉज जो हैं आर्टिकल 83 ये रिलेटेड है लोकसभा का एक्सटेंशन किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, और आर्टिकल 172 ये बताता है कि राज्य की जो विधानसभा है इसका भी एक्सटेंशन किया जा सकता है 1 ईयर के लिए अगर नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन है, पर अगर इन बिटवीन 6 मंथ से ज़्यादा जो है वो एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 358 या फिर 359। ठीक है, आर्टिकल 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं। तो ये दोनों ही आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 358 और 359। इसमें फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी का ये बताया गया है। तो जब भी वॉर की सिचुएशन होती है या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो इसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगा दिया जाता है। और इस आर्टिकल 358 और 359 के तहत जो है 358 के तहत जो आर्टिकल 19 है इसके द्वारा जो भी स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार दिए गए हैं इसको निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमने आर्टिकल 19 डिटेल में पढ़ा था, कुछ फ्रीडम दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो सभी फ्रीडम दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम फॉर टू फॉर्म दी एसोसिएशन, इस तरह के जितने भी फ्रीडम हैं
वो सभी जो हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं। इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि अगर नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन है तो आर्टिकल 19 के तहत जो भी आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो सभी कर्ब हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं उस टाइम पे, सिर्फ इमरजेंसी की सिचुएशन में ख़त्म होते हैं। आर्टिकल 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 जो है वो तो 358 के तहत ख़त्म हो गए हैं, और आर्टिकल 359 में बाकी जो बचे हुए मूल अधिकार हैं उनके संबंध में बताता है, जिसमें आर्टिकल 20 और 21, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 20 और 21 जो है ये निलंबन नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको सस्पेंड नहीं किया जाता है। 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी निरस्त हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू कर सकती है, ठीक है। तो ये ना ही कोई जानकारी देने की आवश्यकता है इसमें, ये स्वतः ही निलंबन हो जाते हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल अब तक 3 बार घोषित किया गया है, ठीक है। तो इंडिया में 3 सिचुएशन ऐसी हुई है जिसमें नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन थी। पहला है 1962, दूसरा है 1971 और थर्ड है 1975, ठीक है। इन सभी सिचुएशन में, ठीक है, तो यहाँ पे 1962 का जो नेशनल इमरजेंसी था वो वॉर की सिचुएशन की वजह से हुआ था। यहाँ पे वॉर जो होती है वो चाइना के साथ होती है। 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर होती है, तो उस टाइम पे भी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। और 1975 का जो इमरजेंसी था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, आंतरिक अशांति की वजह से इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। लेटर ऑन ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है ये वर्ड हटा दिया गया था, एक संशोधन होता है जिससे ये आंतरिक अशांति से जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्लॉज ही हटा दिया जाता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 356 के अनुसार राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है, ठीक है। तो हमने देखा आर्टिकल 352 किससे रिलेटेड है, नेशनल इमरजेंसी से। आर्टिकल 356 किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट रूल से, ठीक है। तो अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उस पर्टिकुलर स्टेट की वो सही वर्क नहीं करती है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है यदि किसी राज्य के राज्यपाल से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है या फिर प्रेसिडेंट को ऐसा फील हो रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो करेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट में, और उस पर्टिकुलर स्टेट में कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस टाइप की चल रही है। उस टाइम पे राष्ट्रपति जो है वो उद्घोषणा कर सकता है, उस राज्य सरकार के सभी या फिर कोई कृत्य या शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकता है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को भी हटा सकता है। ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी पद से हटाया जा सकता है। इस दौरान संसद राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियाँ, ठीक है, का प्रयोग कर सकती है, ठीक है। तो यदि प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर्स आ जाती है उस टाइम पे संसद जो है वो भी पावरफुल हो जाती है, और जो राज्य के विधानमंडल है उसका जो सभी कार्य है वो संसद के हाथ में डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे पार्लियामेंट जो है वो उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स का यूज़ कर सकती है, इवन बजट को भी पास कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बजट प्रस्ताव पारित करने सहित सभी जो विधायी शक्तियाँ हैं वो सभी संसद के पास आ जाती हैं। इस प्रकार की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू कर दिया गया है तो उसके 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा रिजोल्यूशन जो है वो पास हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप डिफरेंस कर सकते हैं कि किस तरह से प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी के बीच में जो रिजोल्यूशन पास हो रहा है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी के केस में सिर्फ 1 माह यानी कि 30 दिनों का समय दिया गया है, यहाँ पे 2 माह का समय जो है वो दिया गया है। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो जाती है
तो राष्ट्रपति शासन जो है वो 6 माह तक लगाया जा सकता है, ठीक है। तो 6 मंथ तक तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है इजीली अगर रिजोल्यूशन पास हो गया। बट अगर एक्सटेंड करना है तो क्या सिचुएशन होती है, तो प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे किसी भी दशा में अधिकतम 3 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मंथ से 3 ईयर्स तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। परंतु राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा है या फिर उस राज्य के जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो ऐसा कहे कि अभी इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराया जा सकता है, तो फर्दर इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 6 मंथ्स के लिए लगाया जाता है, जिसको एक्सटेंड करके मैक्सिमम 3 ईयर्स तक पहुँचाया जा सकता है। और उसके बाद अगर नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है या फिर वहाँ के जो स्टेट के इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इलेक्शन जो है वो नहीं कराया जा सकता है, तो उस टाइम पे 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है। बाद में इसको संविधान के संशोधन के द्वारा आगे 5 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए बढ़ाया गया था पंजाब राज्य का जो प्रेसिडेंट रूल था। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव संसद द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट रूल के लिए 1/2 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिखे गए हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 में दिया गया है, ठीक है। तो हमने 352 देखा जो कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, 356 देखा जो कि प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। अब हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 360, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है, या तो पूरे इंडिया की बात की जा रही है या फिर एक पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है, उस टाइम पे वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। इस उद्घोषणा के जारी होने के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। तो यहाँ पे भी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 मंथ की दी गई है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित की गई है, उसके 2 मंथ्स के अंदर जो रिजोल्यूशन है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास हो जाना चाहिए। संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृत के उपरांत वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनिश्चित काल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए कोई भी टाइम ड्यूरेशन जो है वो बाउंड नहीं की गई है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो जब भी फाइनेंशियल स्थिति सुधार में आती है, जब भी वो सही होती है तो उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी हटा दी जाती है, ठीक है। तो एक टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया है इसके लिए। यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो है 1/2 मेजॉरिटी, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके साथ ही जब प्रेसिडेंट रूल लगता है उस टाइम पे भी सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास होता है। बट यदि नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन होती है उस टाइम पे 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आप लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि एक इमरजेंसी लिखिए, फिर 3 कॉलम बनाइए, तीनों कॉलम में 1 by 1 एक नेशनल इमरजेंसी, दूसरा प्रेसिडेंट रूल और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में लिखिए। अभी जो भी आर्टिकल इससे रिलेटेड है वो आप लोग लिख सकते हैं, और साथ ही किस कारण से लगाई जाती है ये सभी इमरजेंसी, कितने माह का समय होता है रिजोल्यूशन पास करने के लिए, और कितने वर्षों तक या कितने समय तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। ये कॉलम बना के आप अपना खुद का एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। वित्तीय आपातकाल की जो अवधि है वो राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स सेंट्रल जो है वो पावरफुल हो जाता है। उस टाइम पे जो भी स्टेट से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो सभी सेंटर के पास आ जाते हैं। अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की स्थिति जो है वो नहीं हुई है इंडिया में। फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं आई है। यहाँ पे KM नाम्बियार नाम के एक व्यक्ति हैं। इनके अनुसार राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वो एक तरह से संविधान के साथ धोखा है। ये स्टेटमेंट इनके द्वारा दी गई है। मतलब प्रेसिडेंट को इतना पावरफुल बना दिया जाता है कि उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ऊपर सुपरसीड करते हैं प्रेसिडेंट। इसीलिए इमरजेंसी की सिचुएशन में ऐसी स्थिति होती है कि संविधान के साथ धोखा हो जाता है, ऐसा उनका कहना था। नेक्स्ट है मूल संविधान के अनुच्छेद 352, ठीक है। तो अभी हम लोग नेशनल इमरजेंसी पे फिर से आ गए हैं। एक क्लॉज जो मैं आपको बताई थी संविधान संशोधन उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के
आंतरिक अशांति, जिसको इंटरनल डिस्टर्बेंस कह रहे थे, इसके स्थान पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आता है और इसको सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, उसी कंडीशन पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति की स्थिति पे नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती है, ऐसा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में कहा गया है। आर्टिकल 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की अगर सिचुएशन होती है तो उस टाइम पे जो यूनियन है वो पावरफुल तो हो ही जाता है, साथ में रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उसको सही से वर्क कराना है और साथ ही जो वहाँ का जो भी क्राइसिस के सिचुएशन है उसको सही करना है। ठीक है, यहाँ पे एंड होता है हमारा इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने क्लॉज पढ़ने थे वो सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तीनों ही इमरजेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो कभी भी इंडिया में नहीं लगाई जा चुकी है अब तक, और जो नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल है, कभी कभी ये दोनों ही बातें जो है वो काफ़ी कंफ्यूज करती है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड जो क्लॉज हैं उसी से रिलेटेड कुछ और क्लॉज हैं नेशनल इमरजेंसी में और थोड़े डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक खुद का भी एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, टेबल के फॉर्म में बना सकते हैं। तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी क्लॉज हैं। नेशनल इमरजेंसी हमने पढ़ा, प्रेसिडेंट रूल हमने पढ़ा और साथ ही फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ा। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर से करिएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट रहती है सबसे कि आंसर ज़रूर से किया करिए, बिकॉज उससे आपकी प्रिपरेशन जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस आर्टिकल के तहत जो मूल अधिकार हैं उनको निलंबन कर दिया जाता है, मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है, किस आर्टिकल के तहत जो लोकसभा का कार्यकाल है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ लोकसभा से संबंधित जो आर्टिकल है वो भी बताना है और कितने माह के लिए इसको एक्सटेंड किया जाता है ये भी आप बता सकते हैं। थर्ड है, प्रेसिडेंट रूल की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो कितनी बढ़ाई जा सकती है एक बार में। ठीक है, एक बार में कितनी बढ़ाई जा सकती है ये आपको बताना है, प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। ये तीनों ही क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करने हैं। जो इमरजेंसी है इससे रिलेटेड सभी प्रावधान जो हैं वो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं किस पर्टिकुलर स्टेट्स से रिलेटेड, वो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अस्थायी विशेष प्रावधान, अस्थायी विशेष प्रावधान। तो पार्ट 21 है ये, पार्ट 21 आर्टिकल 369 से 392। ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न के तहत आता है। इसमें भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत आर्टिकल 369 से 392 जो है वो अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो है वो मेंशन किए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 370 काफ़ी फेमस है, सब लोग इसके बारे में जानते होंगे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आर्टिकल 370 का जो संबंध है वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य के अस्थायी उपबंधों से था। ठीक है, तो अभी इसको हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर भारत के एक ही संविधान के अंतर्गत केंद्र एवं समस्त राज्यों की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन किया जाता था। तो यहाँ पे भारत का एक अलग संविधान हुआ करता था और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो उससे थोड़ा डिफरेंट जो है था वहाँ का रूल हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का जो संविधान है वो 17 नवंबर 1956 को अंगीकार किया गया था इसका। तो 17 नवंबर 1956 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया था स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, तथा 26 जनवरी 1957 को यह प्रभाव में आया था। तो यहाँ पे ये भी डेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ पे कुछ और बातें कही गई है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जैसे संविधान के जो भाग 6 है इसमें जो चैप्टर 1 था और आर्टिकल 152 था।
ठीक है, तो बस आर्टिकल 152 याद रखिए। तो आर्टिकल 152 में राज्य को परिभाषित किया गया है, बट ये जो राज्य हैं ये पूरे इंडिया के रिस्पेक्ट में तो बताया गया है, बट इसमें जम्मू एंड कश्मीर को राज्य को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, पहले ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी कि आर्टिकल 152 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, बट उसमें जम्मू एंड कश्मीर को एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 308 के अनुसार भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है, इसमें भी जम्मू एंड कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो था वो काफ़ी एक स्पेशल स्टेट का जो उसके साथ प्रोविज़न जो था वो लगा हुआ था, क्योंकि वो इंडिया के जो भी बाकी स्टेट्स थे उनके साथ उसका जो उपबंध था उसको ऐड नहीं किया गया था। इसके बाद 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है और आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर का जो विशेष स्थिति है इसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 370 जो है इसके सभी खंडों को समाप्त कर दिया जाता है, रिपील कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अनुसार जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को भी इंडिया के जो बाकी सभी स्टेट हैं उनके समान दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी जो मॉडिफिकेशन की जाती है आर्टिकल 152 में, बाद में 308 में भी मॉडिफिकेशन की जाती है और इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य है इस पे लागू किया जाता है। इसके साथ ही इससे पूर्व 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी एक संविधान आदेश आता है 2019 में, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के 1954 के आदेश पर प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1954 में इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था, इसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा जो जम्मू एंड कश्मीर है इसके लिए एक पुनर्गठन अधिनियम आता है, जिसके अनुसार जम्मू एंड कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर राज्य संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी और साथ ही लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूटीज़ का फॉर्मेशन होता है, एक है JNK और दूसरा है लद्दाख। इस अधिनियम को 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 371। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं महाराष्ट्र और गुजरात से रिलेटेड। यहाँ पे ये जो है आर्टिकल 371 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 371 आर्टिकल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूजुअली जो है मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। क्योंकि आर्टिकल 371 के जो अगर हम लोग सब क्लॉज की बात किया जाए तो आर्टिकल 371 के बाद आता है आर्टिकल 371 A, B, C, इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो सब क्लॉज दिए गए हैं और हर सब क्लॉज जो है वो स्पेशल प्रोविज़न देता है किसी पर्टिकुलर स्टेट को। तो हर जो 371 A, B, C है ये किसी ना किसी स्टेट से रिलेटेड है और ये सभी मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको एक टेबल के फॉर्म में इसको बताती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये टेबल, यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न जो है वो दिया गया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं 371 की, तो आर्टिकल 371 रिलेटेड है महाराष्ट्र और गुजरात से। ठीक है, नेक्स्ट आता है 371 A जो कि रिलेटेड है नागालैंड से। B जो है वो असम से रिलेटेड है। C में आता है मणिपुर। ठीक है, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं यहाँ पे। D में आता है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो इसके साथ तेलंगाना भी है, ऐड कर लीजिए इसको, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। नेक्स्ट है यहाँ पे E, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। फिर आर्टिकल 371 F जो है वो सिक्किम से रिलेटेड है। G मिज़ोरम से रिलेटेड है। H जो है वो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। I गोवा से रिलेटेड है और J जो है लास्ट जो 371 J है वो कर्नाटका से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जो है स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं इन सभी स्टेट्स के लिए।
इसको टेबल को ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं इससे, ठीक है, या फिर क्रम में लगाने के लिए बता दिया जाता है कि पर्टिकुलर स्टेट दिया गया है और उसको आपको सीरीज़ में लगाना है कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है किस पर्टिकुलर स्टेट का, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए कई निमोनिक्स बनाए जा सकते हैं, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार, ये टेबल आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पर काफ़ी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं या फिर अगर आप लोग साथ साथ में घटना चक्र के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को जब आप देखेंगे तो वहाँ पे स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट से रिलेटेड यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं, ठीक है। तो हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़रूर से याद कर लीजिएगा उसको। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो कि है चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये है पार्ट 15 और आर्टिकल 324 से 329 जो है वो इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 329 जो है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। एक जो स्टार्टिंग के मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने आपको पार्ट के बारे में बताया था कि कौन सा पार्ट जो है उसमें कहाँ से आर्टिकल कहाँ तक लाए करते हैं, वो वाला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो खुद से भी आप एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं जिसमें आप लोग पार्ट वाइज लिख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्ट वाइज कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक एंड होता है और उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो आप लोग एक चार्टिंग के माध्यम से बना सकते हैं। उससे जो पॉलिटी को पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको लोगों को बार बार रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा, एक बना लीजिए तो जिससे आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पर पार्ट 15 है, इसमें आर्टिकल आता है 324 से 329 तक। निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लेखित किए गए हैं। आर्टिकल 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है। ये एक स्थायी, परमानेंट तथा इंडिपेंडेंट निकाय है, स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने तथा इसे निर्वाचन के संचालन के अधीक्षक, निर्देशन या फिर नियंत्रण की जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है। तो कौन कौन से जो इलेक्शन होते हैं वो इसके अंडर आते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ठीक है। तो ये चारों जो कंपोनेंट है इलेक्शन का वो सभी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होता है जैसे पंचायत का इलेक्शन या म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आता है, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके अंडर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सिर्फ 4 बॉडीज़ का इलेक्शन करवाती है। फर्स्ट पार्लियामेंट जिसमें MP और दोनों सदनों के MP और साथ ही राज्य के लेजिस्लेचर जिसमें राज्य के विधानसभा और विधान परिषद आता है, राष्ट्रपति और साथ ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो करवाता है। आर्टिकल 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 15 अक्टूबर 1989 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1989 की बात कर रहे हैं। इस टाइम तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सिर्फ एक मेंबर बॉडी हुआ करता था, ठीक है। बाद में इसको 1989 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए और 1 अक्टूबर 1993 से 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, ठीक है। तब से ये एक 3 मेंबर बॉडी है। तो यहाँ पे 3 मेंबर बॉडी है, एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और उसके बाद 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। तो स्टेट कमिश्नर्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब उनकी सलाह पर प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनके वेतन, भत्ते और जो भी प्रिविलेजेस होते हैं वो सभी एक समान होते हैं और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होते हैं। निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है, साथ ही एज ऑफ रिटायरमेंट भी मेंशन की गई है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। आर्टिकल 324 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से
उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी अकॉर्डिंग चीफ इलेक्शन कमीशन को भी हटाया जा सकता है, यानी कि इम्पीचमेंट का मतलब एक इनडायरेक्टली एक इम्पीचमेंट का ही प्रोसेस है। दो तरीके होते हैं, दो कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जा सकता है। एक होता है मिसकंडक्ट और दूसरा होता है इनकैपेसिटी। ठीक है, इन दोनों ही आधारों पर चीफ इलेक्शन कमीशन को अपने पोस्ट से हटाया जा सकता है। इसके साथ ही जो अदर इलेक्शन कमीशन है इनको हटाने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को सिफारिश करता है और उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो बेसिकली एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोस्ट हो जाती है, बिकॉज इसके कहने पर जो अदर इलेक्शन कमीशन है या फिर स्टेट का इलेक्शन कमीशन है उसको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट आता है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। इसके प्रावधानों के तहत चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल की अनुशंसा पर जारी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो बताता है कि चुनाव जो है उसकी ज़रूरत है और गवर्नर जो है वो बताता है कि किसी राज्य में चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है और चुनाव से संबंधित जो भी विभिन्न चरण होते हैं उससे संबंधित जो विस्तृत अधिसूचना है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद आर्टिकल 326, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 326 रिलेटेड है अडल्ट फ्रेंचाइज से वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो 18+ जो हैं वो वोट कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 326 में। तो 18+ जितने भी लोग हैं सबको वोटिंग राइट्स दिया जाता है। यहाँ पे आपको बताना ये है कि पहले ये प्रावधान हुआ करते थे कि 21 ईयर्स जो है वो लिमिट बताई जाती थी, यानी कि 21 एज से प्लस लोग ही 21 या फिर 21 से ज़्यादा के लोग ही इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। बट इसको लेटर ऑन चेंज कर दिया गया 18 वर्षों तक। यहाँ पे आपको बताना यह है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको ये चेंज किया गया था, साथ ही इसका ईयर बताना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और साथ ही इससे रिलेटेड ईयर आपको बताना है। किस प्रावधान से 21 की एज को 18 रिड्यूस कर दिया गया था फॉर अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये बता सकती थी, बट अगर आप लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो नॉलेज जो है वो ज़्यादा टाइम तक स्टे रहती है। और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये किया गया था। भारत में जो मत देने का अधिकार है ये एक स्टैचूटरी राइट है जिसको वैधानिक अधिकार कहते हैं। तो ये एक हमारा स्टैचूटरी राइट है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार मिलता है, मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। यहाँ पे क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के बारे में बता दिया गया है जो आपसे पूछ रही थी, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और ये 1989 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 21 से 18 एज कर दी गई थी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्थानीय निकायों यानी कि पंचायत और नगर पालिका। इसका चुनाव जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243K और 243ZA। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ होती है जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, इनका जो इलेक्शन है वो चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं करवाया जाता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। ठीक है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो देख सकते हैं ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट परिसीमन आयोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा संसदीय विधि के तहत किया जाता है और इसका कार्य होता है विगत जनगणना के आधार पर जो भी करंट की सेंसस होता है जिसमें जनगणना की जाती है, इसके अनुसार चुनाव के क्षेत्रों की सीमा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो चुनाव के क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने का अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ये जो कार्य है ये डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब तक 5 बार ये परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। 1952 में पहली बार किया गया था, फिर इसके बाद 1963 में किया गया, इससे 11 साल बाद, फिर इसके 10 साल बाद 1973 में किया गया
और उसके बाद 2002 में किया गया। 2002 याद कर लीजिए, 2020 याद कर लीजिए, और बाकी जो है वो 1952 से स्टार्ट करिएगा। इसके बाद इसके 11 साल बाद 1963 आता है और उसके 10 साल बाद आता है 1973। तो ये पाँचों 5 टाइम्स जो है डीलिमिटेशन कमीशन जो है उसका गठन किया गया था। याद कर सकते हैं 1952, 1963, 1973, 2002 और उसके बाद 2020। इसमें परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। जो रीसेंट है परिसीमन आयोग, जो कि 6 मार्च 2020 को फॉर्म हुआ था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ठीक है, तो जो 2020 का डीलिमिटेशन कमीशन है, इसके जो अध्यक्ष, ठीक है, ये इसकी अध्यक्ष थी रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, तो ये नाम भी आप लोग याद कर सकते हैं, जिसे मूलतः जम्मू एंड कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सौंपा गया था। ठीक है, तो क्योंकि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर फॉर्म होता है, लद्दाख फॉर्म होता है, और साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इनसे रिलेटेड भी कुछ जो भी प्रावधान होते हैं वो देखे जाते हैं, और एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो इनका जो कार्य होता है वो इसी से रिलेटेड होता है। इसके बाद मार्च 2021 में इस परिसीमन आयोग की कार्य अवधि को 1 वर्ष का विस्तार देने का कार्य किया गया था। ठीक है, और इसके साथ ही इसके दायरे से नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको हटा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि कब इसका फॉर्मेशन होता है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थी वो थी VS रमा देवी। ठीक है, तो ये नाम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एंड होता है हम लोग का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमने जाना, साथ ही स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ प्रावधान हमने देखे, कुछ स्पेशल प्रोविजंस के बारे में हमने डिस्कस किया, और इमरजेंसी की सिचुएशन के बारे में हमने पढ़ा। ये तीनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये तीनों टॉपिक खुद में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका प्रॉपर रिवीजन करिए। प्रॉपर रिवीजन करिएगा। PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप लोग ज़रूर से सॉल्व करिएगा। घटना चक्र के क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करने हैं आपको। साथ ही जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं इसका आंसर ज़रूर से कमेंट बॉक्स में करिएगा। रिवीजन सीरीज़ चल रही है, तो रिवीजन के तरीके से ही आप लोगों को शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा इंक्लूड किया जाए नॉलेज, वो पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड किए जाए, लेकिन इसको एक तरह से रिवीजन के सॉर्ट ऑफ लीजिए। इसीलिए किसी टॉपिक पे जितना बताया जा रहा है उतना ही नॉलेज आपको गेन करनी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है, तो ये तो ज़रूर से आप सॉल्व करिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे राजनीतिक दल से, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही कुछ और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं फिर से आपको बताती हूँ, पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के स्टेज पे हैं। नियरली 2 से 3 दिन में जो पॉलिटी है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करिए कि नेक्स्ट कौन सा आप लोग सब्जेक्ट देखना चाहते हैं 108 दिन के रिवीजन सीरीज़ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स हम लोग डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट जो 108 दिन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें ऑलरेडी पॉलिटी चल रहा है और हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाई जा रही है। आई होप आप लोग दोनों लेक्चर्स कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होंगे, साथ में जो रिवीजन है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। यहाँ पे जो 108 दिन की सीरीज़ है वो आगे भी कंटिन्यूएशन में चलेगी, और जो भी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू।